बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का इस लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जिस टॉपिक को टेकअप करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 यानी बयान ज़ेर दफ़ा 161 ज़ाब्ता फ़ौजदारी। डियर फेलोज़, ये स्टेटमेंट किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक पिवटल रोल रखती है। इसलिए इस स्टेटमेंट को फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने तकरीबन 8 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं ताकि हम इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस और इसके पर्पस को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला क्वेश्चन जो मैंने फार्मूलेट किया है वो ये है कि बयान ज़ेर दफ़ा 161 से क्या मुराद है, और दूसरा क्वेश्चन ये कब, किसका और कौन रिकॉर्ड करता है और इसके रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार क्या है। नंबर 4, क्या बयान रिकॉर्ड करने वाले शख्स के दस्तखत इस बयान पर लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, और नंबर 5, ये बयान की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, और नंबर 6, ये बयान किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या हो सकता है। नंबर 7, जब इसे कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस इस्तेमाल का कानून में दिया गया तरीक़ाकार क्या है, और नंबर 8, ताख़ीर से इस बयान को रिकॉर्ड करने की वजह से क्या प्रोसिक्यूशन के केस को कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। डियर फेलोज़, जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि इस स्टेटमेंट से मुराद क्या है, डियर फेलोज़, ये CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 161 के तहत वो बयान है जो कि उन अशख़ास के, उन अफराद के रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि सेक्शन 161 के अंदर बयान किया गया कि हु आर अक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, या फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ फैमिलियर लोग हैं। डियर फेलोज़, इस बयान को कब कौन रिकॉर्ड करता है और ये बयान किसका होता है, तो ये सेक्शन 161 बड़ा इस हवाले से वाज़ेह है कि कोई भी शख्स जो अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस हैं, उस सारे के सारे लोगों का बयान ये रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी इंक्लूडिंग अक्यूज पर्सन, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस अक्रंस को विटनेस किया, उन लोगों के बयानात, जिन लोगों ने उस अक्रंस की तरफ आते हुए उस अक्रंस को कमिट करने वाले शख्स को देखा, उनके बयानात, वो तमाम जिन्होंने रिकवरी करवाई उनके बयानात, यानी ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कमस्टांस विच लेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, या वो फैक्ट या रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू, वो सारे के सारे अशख़ास जो कि इनके साथ अक्वेंटेड विद होंगे उनके बयान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और ये कब होंगे? आफ्टर द लॉजिंग ऑफ FIR, और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी उसके बाद इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। नंबर 3, इस बयान को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है। डियर फेलोज़, इस बयान को रिकॉर्ड करने का तरीका पुलिस रूल्स 1934 के रूल 25 सब रूल 18 के अंदर दिया गया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये उसका अख्तियार है कि वो सारे के सारे बयानात इन अशख़ास के रिकॉर्ड करेगा, और कैसे रिकॉर्ड करेगा कि जो वो केस डायरीज तैयार करेगा, जो ज़िम्नियात तैयार करेगा, ये उसका पार्ट नहीं होंगे, बल्कि ये सेपरेटली ये रूल 25 का सब 18 ये कहता है कि ये सेपरेटली उनके बयानात को रिकॉर्ड करेगा, और ये उसका फॉर्म पार्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी ज़िम्नियात के अंदर उनका जिस जो है वो खुद इनकॉर्पोरेट अपने अल्फाज में करेगा, जबकि इन स्टेटमेंट को अलहदा से अटैच करेगा उन ज़िम्नियात के साथ। डियर फेलोज़,
अब एक दो और बात इस हवाले से जानना ज़रूरी है कि जब ये आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये बयान रिकॉर्ड करेगा, तो अगर ये बयान उस ऑफेंस का है जो कि इसके प्रोवाइजों में दी गई हैं, यानी किसी फीमेल के साथ, वुमेन के साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है 336 बी या 354 या 354 ए या 376 या सेक्शन 509 का ऑफेंस कमिट होता है, तो उस वुमन का जब वो बयान रिकॉर्ड करेगा अंडर सेक्शन 161, तो वो बयान इन द प्रेजेंस ऑफ द फीमेल पुलिस ऑफिसर करेगा या किसी ऐसी फीमेल के जो कि उसकी रिलेटिव है या किसी ऐसे पर्सन के जो कि उस वुमन की चॉइस का है। यानी उसका बयान इन तीनों जिन अफराद का मैंने जिक्र किया उनकी मौजूदगी में करेगा, अलहदा से नहीं करेगा। डियर फेलोज, इसके अंदर एक और बड़ी अहम चीज जानना जरूरी है कि जिनका ये बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको ये जो आईओ साहब हैं जो भी क्वेश्चन पुट करेंगे वो ड्यूटी बाउंड है उनका आंसर करे, अनटिल एंड अनलेस के वो ये समझता है कि जो जवाब वो उस सवाल के जवाब में दे रहा है वो उसको खुद इनक्रिमिनेट कर देगा, तो उस आंसर को, उस क्वेश्चन का वो आंसर देने का पाबंद नहीं है। डियर फेलोज, अब अगर वो उसको ऑरली एग्जामिन करता है तो उसको रिड्यूस टू राइटिंग करेगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो कि मैंने बता दिया कि किस तरह वो मेंटेन करेगा, जो कि रूल 25 के सब रूल 18 के अंदर दिया गया है। अब चौथा सवाल हमारे पास ये है कि क्या बयान रिकॉर्ड करवाने वाले शख्स के दस्तखत इस बयान पर लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। सेक्शन 162 ज़ाब्ता फौजदारी का बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बात बयान करता है कि ये बयान जब रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा, अगर उसने ऑरली दिया है उसको रिड्यूस टू राइटिंग किया जाएगा, तो इस पर उस रिकॉर्ड करवाने वाले शख्स के दस्तखत नहीं होंगे। डियर फेलोज, अब पांचवा सवाल हमारा ये है कि ये बयान की एविडेंशी वैल्यू क्या है। ये बयान, ये जो क्वेश्चन है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इस बयान की 161 की एविडेंशी वैल्यू क्या है। डियर फेलोज, इस हवाले से मैंने कुछ जजमेंट्स ली हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले जो जजमेंट मैं आपके सामने रखूंगा वो है 2007 MLD पेज 372 के अंदर रिपोर्ट हुई। इसके अंदर ये लिखा गया कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, हाउएवर इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्शन। इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन। डियर फेलोज, ये बात बताता चला जाऊं कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस से क्या मुराद है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस से मुराद ये है कि इंडिपेंडेंटली ये जो बयान रिकॉर्ड किया गया है ये किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस के वो विटनेस बॉक्स में आता है और एग्जामिनेशन इन चीफ में अपने उस बयान को दोबारा रिकॉर्ड करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एविडेंशी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है एज फार एज इंडिपेंडेंट ये बयान का ताल्लुक है। अब डियर फेलोज, एक और जजमेंट है PLD 2015 पिशावर पेज 157। इसके अंदर ये लिखा गया कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC बाय ईदर अक्यूज्ड और एनी अदर पर्सन prosecution witness carries no evidentiary value and cannot be proved against co-accused being inadmissible in evidence। इन दोनों जजमेंट से हमें ये बात पता चली कि ये जो बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है अंडर सेक्शन 161 इसकी ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। डियर फेलोज, हम अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि ये बयान किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सेक्शन 162 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये बयान बड़े लिमिटेड पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है और ये बात जजमेंट्स के अंदर भी आई कि दिस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्शन विद द गिवन स्टेटमेंट बाय द अक्यूज पर्सन प्रीवियसली। यानी उसने जो पहले स्टेटमेंट दी है ये उसके कंट्राडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है।
या उसने बाद में कोई स्टेटमेंट दी है उसके कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डियर फेलोज, अब अगला हमारा सवाल ये है कि ये जो कंट्राडिक्शन के लिए जब इस्तेमाल होगा तो उसका तरीक़ाकार क्या है। इसका जवाब ये है कि ये कानून शहादत ऑर्डर के अंदर ये तरीक़ाकार बताया गया कि आर्टिकल 140 जो है वो इसके मतलब बात करता है कानून शहादत ऑर्डर का। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग आर reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved, but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must before the writing can be proved be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. Dear fellows, इसी बात को फर्दर इलेबोरेट किया गया जजमेंट 2012 PCRLJ पेज 614 बलोचिस्तान। इस जजमेंट के अंदर भी यही बताया गया कि अगर ट्रायल के अंदर एक विटनेस जो है वो विटनेस बॉक्स में आता है और वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है तो उसकी अटेंशन जो है वो ड्रा की जाएगी कि आपने एक पहले स्टेटमेंट दी है बिफोर द पुलिस ऑफिसर, तो आपने ये जो स्टेटमेंट की है इसमें आपने इंप्रूवमेंट कर ली है, तो क्या पहले वाली स्टेटमेंट सही है या ये वाली स्टेटमेंट सही है। और फिर जो उस वक्त आईओ वहां पे मौजूद होगा जिसने रिकॉर्ड की है ये स्टेटमेंट, उसकी तवज्जो भी मबजूल करवाई जाएगी और अगर उसके अंदर कंट्राडिक्शन है तो उसको एग्जिबिट करवाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन जो एविडेंस रिकॉर्ड करवाई जा रही है उसके अंदर। और फिर जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो एट द टाइम ऑफ इवेल्युएटिंग द एविडेंस इस सारी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एविडेंस को इवेल्युएट करेंगे और इन कंट्राडिक्शन को मद्देनजर रखते हुए उसको वेटेज देंगे। डियर फेलोज, इससे अगला हमारा सवाल यह है कि ताखीर से रिकॉर्ड किया गया बयान ज़ेरे दफ़ा 161 क्या प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। डियर फेलोज, इस हवाले से मैं जजमेंट जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो रिपोर्ट हुई है 2008 PCRLJ पेज 881। इस जजमेंट के अंदर बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस बिलेटेड स्टेज पे जो बयान रिकॉर्ड होता है उसके हवाले से बात की गई है और गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस recorded by police at a belated stage यानी delayed stage would not be fatal, but where delay is not explained and said witness introduced at a later stage purposely maneuvered to implicate the accused, such delay would adversely affect the prosecution case and no explicit reliance can be placed on the evidence of such witness। यानी इसके अंदर जो बिलेटेड स्टेज पे रिकॉर्ड हुई है स्टेटमेंट वो सिर्फ डिलेड या बिलेटेड स्टेज पे रिकॉर्ड होना जो है वो फैटल नहीं है, लेकिन अगर ये बात सामने आ गई कि ये लेटर ऑन मनूवर की गई है, मैनिपुलेट किया गया है और सिर्फ किसी शख्स को इम्प्लीकेट करने के लिए ये बिलेटेड स्टेज पे दी गई है, तो फिर उसके साथ कोई भी रिलायंस जो है वो अटैच नहीं किया जाएगा। डियर फेलोज, इस तरह हमने इस स्टेटमेंट जो अंडर सेक्शन 161 है CRPC उसको 8 क्वेश्चन फार्मूलेट करने के बाद और जजमेंट्स की रोशनी में कानूनी शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 140 की रोशनी में और सेक्शन 161 और 162 की रोशनी में और जो जजमेंट्स मैंने आपके सामने पेश की उनकी रोशनी में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 161 की अब प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो चुकी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल बाबुल इल्म लॉ अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आपका बहुत शुक्रिया।